नमस्कार छात्रों, वेलकम बैक। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डी कोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा हमने आपसे बताया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे आधारित आने वाली जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित मिक्स जो है क्वेश्चन आंसर की हम लोग यहाँ पे क्लास कराते हैं। ठीक, इसमें हम लोग चुनिंदा 30 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो अभी तक लगभग देखा जाए तो हर एक एग्जाम में पूछे गए कहीं ना कहीं से, उनसे संबंधित हम लोग उनके विकल्प पर भी जो है फोकस करते हैं। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ठीक है कारगर होगी। और छात्रों लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समान विज्ञान का आज ये हमारा 14वां यानी क्लास है। ठीक है, इसके क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं और जल्दबाजी में ही करेंगे और फिर हमें समझ के आंसर जो है जवाब देना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि BCG में वैक्सीन शब्द में C का अर्थ क्या है। अगर आपने छात्रों पढ़ा है और जानते हैं तो आप जरूर जवाब दे पाएंगे कि इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड फॉर। तो कई बार एग्जाम में छात्रों एब्रीविएशन आ जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म स्टैंड फॉर पूछता है, जैसे इसरो क्या है, DRDO क्या है, बिम्स्टेक क्या है, सार्क क्या है, आपने सुना भी होगा। उसी तरह से छात्रों BCG क्या है, DPT क्या है, ठीक है, MMR क्या है, ये सब वैक्सीन के नाम है। तो BCG कालमेट है, C माने कफ है, क्लोरीन और कैडमियम है। तो छात्रों ये जो BCG का टीका होता है वो किसके लिए लगता है, ये आपको पता है, बचपन में ट्यूबरक्लोसिस यानी TB रोग के लिए लगता है। और जिस वैज्ञानिक ने इसको बनाया था छात्रों BCG के टीके का, उनका नाम था कालमेट ग्यूरिन। क्या नाम था छात्रों? कालमेट ग्यूरिन नाम था। और जो है बी फॉर जो है वो बैसिलस है, बैसिलस। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बैसिलस कालमेट, ठीक है छात्रों, यहाँ पे कालमेट ग्यूरिन छात्रों इनको बोलते हैं, ठीक है, कालमेट ग्यूरिन। तो कालमेट ग्यूरिन किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है, जो कि दिए गए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर 1 जो है, विकल्प 1 जो होगा सही आंसर होगा। न कफ, क्लोरीन, कैडमियम छात्रों। और टीका किसका? BCG का है। जन्म के 48 घंटे से लेकर 6 दिन के अंदर अंदर उसको लग जाना चाहिए छात्रों। इस टीके का पहचान यही है कि आपने देखा होगा आपके हाथ पर, ठीक है, बाईं तरफ खास तौर से एक निशान पड़ा होगा। बचपन में कुछ लोगों को निशान पड़ता है और कुछ लोगों को निशान नहीं पड़ता। दिए गए अगले प्रश्न में देखते हैं, जिस रोग का उन्मूलन हो चुका है। एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है छात्रों। कई बार होता है कि WHO का नाम से आप परिचित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन है छात्रों, जिसके अंदर कई सारे देश क्या है, सदस्य हैं। तो आप सबको पता है कि 7 अप्रैल 1948 को उसका जन्म हुआ। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। तो इसमें ये बात करता है कि जब कोई बीमारी कहीं पर महामारी के रूप में हो, ठीक है, स्पोरेडिक डिजीज हो, एंडेमिक टाइप की हो, पैंडेमिक हो, और फिर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए, यानी कि देखा जाता है एक कि कहीं भी पूरी विश्व में उस संबंधित रोग से कोई भी मामले अगर लगातार 3 साल 5 साल जो भी उसका गाइडलाइन का जो एक लिमिट होती है उसके अंतर्गत अगर नहीं पाया जाता, तो WHO डिक्लेयर करता है कि ये बीमारी पूरे विश्व से इराडिकेट हो चुकी है या पर्टिकुलर कंट्री से। जैसे पोलियो की बात करें तो WHO ने कहा कि 2014 के अंदर मार्च या फरवरी में, ये डेट हमें आई थिंक याद नहीं है, फरवरी या मार्च की 27 तारीख में ये कहा कि ये उन्मूलित हो चुका है पोलियो। लेकिन अभी हाल में ही एक पोलियो का मामला भारत के अंदर पाया गया, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है छात्रों। तो इरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरह से उन्मूलित हो गया। कंठमाला मम्स होता है जो कि एक वायरल डिजीज है बच्चों में। मिजल्स एक खसरा, इसके भी मामले पाए जाते हैं। चिकन पॉक्स छात्रों ये भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सन 1900 तकरीबन 80 के ज़माने में, 1978 और 80 के ज़माने में लास्ट पेशेंट पाया गया। WHO ने कहा इसके बाद से बीमारी नहीं पाई गई, इसका उन्मूलन माना गया। ये बीमारी ज़्यादातर यह लीथल थी, घातक थी और जीवन में सिर्फ एक बार होने वाला रोग है, जो कि वेरियोला नाम के विषाणु के द्वारा छात्रों ये पैदा होती थी। वेरियोला वायरस है जिससे एक बीमारी पैदा होती थी। जो लोग बचे हैं उनके चेहरे पर आज भी इसके धब्बे और निशान देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बड़ा जनरल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने हमारा जो क्लास किए हैं छात्रों, फिर हम आपसे कह रहे हैं, अगर हमारे आपने जितने भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास किए तो उसमें से आप जवाब दे सकते थे। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज फाउंड इन द चेस्ट कैविटी, यानी कि आपकी वक्ष गुहा में यहाँ पर कौन सी एक ग्रंथि पाई जाती है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे थे, आपने पहले कहा भी था कि सर हमें प्रैक्टिस करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने कहा था कि सेपरेटली हम क्वेश्चन सारे आपको करा देंगे, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो छात्रों आपको पता है कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मस्तिष्क के बीचों बीच में अंदर पाई जाती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के ऊपर, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि आपके ये गर्दन में पाई जाती है, ठीक है, घेंगा वाला।
थाइमस ग्लैंड जो इसका आंसर सही होगा, जो कि हमारे वक्ष गुहा में सीधे सीने में जो है हमारी फ्लैट बोन, ब्रेस्ट बोन के जस्ट पीछे पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। ठीक है, इसका सबसे बड़ा काम है छात्रों हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बनाने वाली कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करना, इम्यूनिटी, और बुढ़ापे में छात्रों ये ग्रंथि गायब हो जाती है। वर्णधानता, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि वर्णधानता के लिए हमारे शरीर में कौन सा कोशिका जिम्मेदार है छात्रों। अब देखिए, एक होता है छात्रों नाइट ब्लाइंडनेस और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। एक होता है वर्णधानता और एक होता है छात्रों रतौंधी। तो रतौंधी आपको पता है विटामिन की वजह से होता है। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो हमारी आंखों के अंदर, हमारे नेत्र के अंदर दो खास प्रकार की कोशिकाएं छात्रों जो कि प्रतिबिंब को बनाने के लिए, कलर विजन दिखाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जो होता है छात्रों वो वर्णधानता, वर्ण का मतलब होता है कलरों को, संयोजन को हम देख ना सकना। यानी इंसान जो है जिसको ये रोग है वो खास तौर से लाल और हरे रंग का जब साथ में रखा जाएगा तो उसको वो क्या कर नहीं पाता, डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे के लिए छात्रों अगर कहा जाए तो हमारे जो है नेत्र के अंदर जो है कोशिकाएं हैं जिनको हम लोग कहते हैं शंकु कोशिकाएं, कोन सेल्स, जो कि कलर विजन के लिए जिम्मेदार होती हैं, रंगीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी छात्रों यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जो कि आनुवांशिक हो सकती है छात्रों, ये एक प्रकार की हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। ठीक है, एक आनुवांशिक रोग है। 5वां प्रश्न, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर डिजीज। वेरी गुड क्वेश्चन। अल्जाइमर दुनिया में समय एक देखिए साइलेंट टाइप का डिजीज है, ये एकदम गुमनामी में रहता है लेकिन काफी ज्यादा लोगों को, खासतौर से छात्रों बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा। अब चाहे वो आपके मॉडर्न जो है कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्री हो या लीस्ट डेवलपिंग, ज्यादातर आप देखेंगे बीमारी जो है वृद्धों के अंदर, बुजुर्गों की आम बीमारी है छात्रों जो हो रही है, जो कि आपके किससे संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है छात्रों। इसके अंदर होता क्या है, अल्जाइमर एक प्रकार का मनोभ्रंश है जो व्यक्ति की याददाश्त, सबसे पहला है मेमोरी लॉस, सोच व्यवहार को प्रभावित, ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। जैसे मस्तिष्क की कोशिकाएं लगातार मरती रहती हैं, डिजेनरेशन होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होती रहती हैं, खटती रहती हैं और संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनता है छात्रों। एक तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है छात्रों, इसको बोलते हैं अल्जाइमर। इसी तरह की एक बीमारी छात्रों इसको हम लोग पार्किंसन बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज, जो कि वो भी न्यूरोलॉजिकल बुजुर्गों की बीमारी है। छठा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, हेमेटोपोएसिस टेक प्लेस। हेमेटोपोएसिस एक प्रक्रिया है छात्रों जो कि कहाँ संपन्न होती है, कहाँ पर पाई जाती है हेमेटोपोएसिस। हेमेटो का मतलब ही होता है छात्रों रक्त, रुधिर, रक्त, खून, ब्लड। हेमेटो का मतलब, पोएसिस का मतलब होता है किसी चीज का निर्माण होना, फॉर्मेशन। लंग्स में पैंक्रियाज, लीवर, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। अब छात्रों आपको पढ़ा होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें याद रखिएगा हड्डियों के अंदर एक तरल भरा होता है लाल और पीले रंग का, जिसको रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो बोलते हैं। लाल अस्थि मज्जा में छात्रों हमारे रुधिर का निर्माण होता है, यानी रुधिर कोशिकाएं बनती हैं, जिसे हम छात्रों याद रखें आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी आपने सुना होगा। तो हेमेटोपोएसिस एक प्रक्रिया है जो कि हमारे हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा के अंदर संपन्न होती है, जिसके अंदर नई कोशिकाएं छात्रों बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप देख सकते हैं, हेमेटोपोएसिस रक्त कोशिका निर्माण है, इसमें बहुसंभावित स्टेम सेल रूप में जाना जाता है, जो खुद को दोहरा सकते हैं, विभिन्न प्लेटलेट्स में भी विभेदित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त में आरबीसी के बढ़ने की जो एक स्थिति है, ठीक है, जिससे क्या कहा जाता है छात्रों, कह रहा इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड छात्रों, यानी कि आप वही बात कि लीड्स टू कंडीशन कार्ड, यानी कि एक मनोदशा नहीं है छात्रों, एक ऐसी दशा है, एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा विकार है जब हमारी आरबीसी जो होती हैं, हमारे रुधिर में जो होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, वो उनमें बढ़ोतरी होने लगती है। इस अवस्था को हम एनीमिया कहते हैं, हीमोफीलिया कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं या ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो छात्रों एनीमिया को आप अच्छे तरह से जानते हैं, क्या रक्तता, खून की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है। हीमोफीलिया आपको पता है रक्त का एक विकार है जिसके अंदर रुधिर को जमाने वाले कारक अनुपस्थित होते हैं। ल्यूकेमिया आप जानते हैं जिसको हम लोग छात्रों ब्लड कैंसर बोलते हैं। पॉलीसाइथीमिया छात्रों वीरा या पॉलीसाइथीमिया इस एक ऐसे रोग को बोलते हैं जब हमारी ब्लड के अंदर मल्टीपल आरबीसी जो होता है बड़ी रैपिड ग्रोथ करने लगती हैं, जिस तरह से जो है ल्यूकेमिया में छात्रों डब्ल्यूबीसी बढ़ने लगती हैं। तो ये कह रहा है आपसे कि पॉलीसाइथीमिया इज द मेडिकल कंडीशन एंड टर्म एज द स्लो ग्रोइंग ब्लड कैंसर वेयर बोन मैरो प्रोड्यूसेस ए हायर नंबर ऑफ आरबीसी। जहां पे ये बनती हैं वो बनती कहाँ है, बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो में बड़ा हायर नंबर ऑफ आरबीसी देन रिक्वायर, जितनी की जरूरत उससे ज्यादा बनने लगती हैं। द एक्सेस आरबीसी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, और जो ज्यादा मात्रा में क्या हो, सत्तू घोल रहे हैं
पानी कम पड़ गया, सत्तू ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन जाएगा, विस्कस, एंड लीड टू द हार्ट अटैक। छात्रों इससे क्या होगा, जाके ये जम जाएंगे और हार्ट की नली में, इससे हार्ट में क्या होगा, आपके चोक हो जाएगा और इंसान की मौत हो जाएगी। नेक्स्ट वन, 8वां प्रश्न कहता है सिडेरोसिस नाम का एक कंडीशन है, मेडिकल की डिजीज कॉज्ड बाय द इनहेलेशन ऑफ। एक आपको छात्रों पता होगा, हमने आपसे बताया था संचारी रोग, गैर संचारी रोग, इस तरह की डिफरेंट टाइप की बीमारी, जन्मजात रोग होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज होती हैं, कंजेनाइटल डिजीज होती हैं। तो एक एक्वायर्ड उपार्जित लक्षण वाले रोग होते हैं छात्रों, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज। जिस आप व्यवसाय में रहते हैं उससे कुछ रोग हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि छात्रों कह रहा है कि उनको सिडोरेसिस नाम की अगर बीमारी होगी तो वो किस चीज़ का इनहेलेशन करेंगे, यानी किसको अंदर ले लेंगे, सिलिका, आयरन, जिंक, कोल। तो छात्रों आपको बता दें, जो फैब्रिकेटर्स का काम करते हैं, खरादिंग का काम करते हैं, हमने देखा होगा ग्रिल मशीन्स का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो जब वो मशीन से काटते हैं ग्राइंडर से, तो आपने देखा है लोहे के छोटे छोटे बारीक जो है टुकड़े निकल के हवा में जाते हैं और जो उनके फेफड़ों में जाकर सिडरोसिस नाम की बीमारी करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन, पानी भर जाना, और उससे उनको हो सकता है मौत भी हो सकती है, मर भी सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है छात्रों। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग है? गुड क्वेश्चन। अब आपको बता चुके, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में आपको कराया होगा, हमने याद होगा आपको, इससे जो पहले वाली जो हमने क्लास कराई थी उसमें आपसे बताया था कि संचारी और गैर संचारी रोग को पहचानना जाननी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से फैल जाए छात्रों। मलेरिया, अब आप मलेरिया किसी को हो जाए, आप हाथ मिलाइए, जूठा खाइए, पास बैठिए, मलेरिया नहीं होगा। लेकिन छात्रों ट्यूबरकुलोसिस ये हो जाएगा, ठीक है, खांसने छींकने, और ठीक है मिजल्स, खसरा, ये भी नाक के जो छींटे निकलती हैं पानी या छींकने से। तो ये 2 बीमारियां हैं छात्रों। अगर हम बात करें 2 और 3, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो है संचारी हैं और गैर संचारी मलेरिया है, जो कि मच्छर के काटने से यह रोग सामान्यतः छात्रों फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्रों जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, संचारी रोगों के अंदर। नेक्स्ट अगला अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है छात्रों? अब देखिए हमने आपसे बताया था कुछ जो है जन्मजात रोग हैं, है ना, ये कुछ होते हैं बाय बर्थ पैदा होते हैं, कंजेनाइटल बोलते हैं, कुछ बाद में रोग ले लेते हैं इंसान इधर उधर से, एक्वायर्ड बोलते हैं, कुछ संचारित रोग होते हैं छात्रों, कुछ हार्मोनल होते हैं, कुछ विटामिन डिफिशियंसी की वजह से होते हैं, कुछ पोषण की वजह से होते हैं छात्रों, कुछ साइकोजेनिक होते हैं, जैसे कि आपने सोच के आधार पर आप परेशानी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उनके कार्यशैली और जीवन के आधार पर हो सकते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं छात्रों जो कि जेनेटिकल हैं, जो आनुवांशिक विकार हैं। तो डाउन सिंड्रोम आप परिचित होंगे अच्छे तरीके से, डाउन सिंड्रोम, क्लिफिंटन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडुकेट सिंड्रोम, ठीक है, तमाम तरीके के सिंड्रोम की डिजीज। एलिफेंटेसिस, पील पाँव, हाथी पाँव, ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। अस्थमा आप जानते ही हैं, कॉमन बीमारी हो चुकी है। नाइट ब्लाइंडनेस छात्रों, रतौंधी, तो रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए कमी से होती है। अस्थमा के बहुत सारे कारण है जो कि फेफड़े पर प्रभाव पड़ता है। एलिफेंटेसिस आपको पता है कि हेलमिंथेस एक वर्म होता है, वाउचेरिया नाम था ब्रोंकराफ्टी नाम का, उसकी वजह से होता है मच्छर काटने से। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है छात्रों। 21वां जो क्रोमोसोम का जो सेट होता है उसमें एक क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है छात्रों, 21वें क्रोमोसोम पे, इसी को हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। पैदा होने वाला बच्चा जो होगा मंदबुद्धि होगा। लिखा सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या 21 का ट्राइसोमी का मतलब होता है एक और बढ़ जाता है। गुणसूत्र संख्या 21 चेहरे के गठन के लिए जिम्मेदार है। मंगोलॉयड टाइप का चेहरा, बिल्कुल ऐसा लगेगा चपटा, फ्लैट, ठीक है, सफेद भूरा, जैसे कि मंगोलियन लोग जो होते हैं उनकी तरीके से। मन बुद्धि होगा, ठीक है, आंखें थोड़ी बड़ी होंगी। 11वां प्रश्न हुआ, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नाउन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, इनमें से किसको हम लोग चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं छात्रों? बड़ा अच्छा सवाल है। तो आपने देखा होगा छात्रों, जो रेनेसा और पुनर्जागरण की बात अगर हम करते हैं, आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये लिखा गया है कि बुद्धिमत्ता के अंदर, बुद्धिमानी के अंदर सबसे ज़्यादा यूनानी लोगों के बारे में जिक्र होता है। यूनान, एथेंस, ग्रीक, ये सब नाम सुना होगा आपने, इटली वगैरह का। ग्रीस देशों के बारे में, यूनानी देशों के बारे में छात्रों, तो उनके पास बड़ा ही इल्म हासिल था। यानी चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, खगोल हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चिकित्सा हो, कोई भी तरह शल्य चिकित्सा हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कोई भी तरह का सबसे ऊपर रहे। तो एक नाम था उनका हिप्पोक्रेट्स छात्रों।
हिप्पोक्रेट्स, इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, चिकित्सा विज्ञान के जनक भी रहे छात्रों ये इनको, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा मेहनत करी। तो हिप्पोक्रेट्स को याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने चिकित्सा का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेट पहले व्यक्ति जिन्होंने लक्षणों के आधार पर बीमारियों को वर्गीकृत किया, तीव्र, जीर्ण, स्थानिक महामारी के रूप में छात्रों, कौन सी क्रोनिक है, कौन सी जो है एक्यूट डिजीज है, कौन सा है हार्मोनल है, कौन किस प्रकार के, उनकी पूरी उन्होंने लिस्ट बना दी। अगला प्रश्न है चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत दमदार नहीं है, कहने का मतलब बहुत हल्का प्रश्न है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ठीक है छात्रों, काउ पॉक्स, और एक जने और आ चुके हैं उनका नाम है मंकी पॉक्स। तो छात्रों पॉक्स का मतलब होता है थैली, मवाद से भरी हुई, पानी से भरी हुई थैलियां, छाले, जब शरीर पर छाले निकल आते उन्हें बोलते हैं पॉक्स, ठीक है। तो वो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, जितने भी पॉक्स हैं ये छात्रों सभी किससे होते हैं, ये विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा। और जब वायरस का हमला होता है तो इतना आसान नहीं होता छात्रों, आपको पता है, चाहे से कोविड आया था वायरस के द्वारा था, ठीक, हेपेटाइटिस है वायरस के द्वारा, HIV एड्स है वायरस के द्वारा, तो आसान नहीं है छात्रों। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कॉमन है छात्रों, जनरली आपको जीवन में एक ना एक बार होती है, ठीक है, बहुतों को नहीं भी हुई होगी, कभी भी हो सकती है, जवानी में हो सकती है, बचपन में, ठीक है, दोबारा भी हो सकती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स नहीं। स्मॉल पॉक्स अब बीमारी समाप्त हो चुकी है, हम लोग ने पूर्व जो है क्लास के अंदर या इसी क्लास में हम लोग ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का छात्रों यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये वेरिसेला जूस्टर नाम का वायरस होता है, यहाँ पे कहीं है, ये लिखा होगा, ये है वेरिसेला जूस्टर वायरस, वो वेरियोला है, ये वेरिसेला है, ठीक है। जनरली इसके अंदर छाले पड़ते हैं बीमारी के अंदर, अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है। आगे कह रहा है विच ग्लास इज यूज्ड टू मेक स्पेक्टिकल्स, यानी जो चश्मे वगैरह जैसे हम लगाए हैं, आप लगाए होंगे, चश्मे जो बनते हैं, देखिए हमने आपसे बताया था ग्लास वाला चैप्टर, याद होगा, आप पढ़िएगा जरूर, डिफरेंट टाइप के ग्लास बनाए जाते हैं, ठीक है, यानी विंडोज़ के अंदर, खिड़की के अंदर, हाइट ऑफ विंडशील्ड के अंदर, है ना, आपकी कार है, जहाज़ के अंदर शीशा लगा हुआ उसके अंदर, ठीक है, ट्रेन के अंदर शीशा लगा हुआ है, या आपने देखा होगा घरों के अंदर शीशे जो मेज पर रखे जाते हैं, बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट में, लैब के अंदर। उसी प्रकार छात्रों आपके जो चश्मे होते हैं, दूरबीन होती है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, तो हर प्रकार के ग्लास होते हैं, क्रूक्स, पोटास, जेना, सोडा ग्लास छात्रों, ठीक है। तो चश्मा जो बनाया जाएगा छात्रों कीमती चीज़ है, ये एक स्पेशल प्रकार के जो है ग्लास से बनता है, सीरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सीरियम ऑक्साइड क्रूक्स ग्लास, ठीक है। क्रूक ग्लास में सीरियम ऑक्साइड CeO2 होता है, जो सूर्य की रोशनी से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को तेजी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा बनाने में किया जाता है। अवशोषित का मतलब ये नहीं कि और ज़्यादा आपको बढ़ा के दे, वो क्या कर लेता है, UV जो आती है वो इस पर आके रुक जाती हैं, जिससे कि आपकी आंखें सुरक्षित रहती हैं छात्रों। इसलिए क्रूक्स ग्लास, सीरियम ऑक्साइड किसके अंदर मिलान होता है, ठीक है, आपको पता ही कि ग्लास कैसे बनते हैं, नहीं यकीन हो तो क्लास आप जाके कर लीजिएगा ग्लास वाली। क्वेश्चन नंबर 14 गुड क्वेश्चन है, गर्मियों की तुलना में सर्दियों में शरीर की कैलोरी की आवश्यकता बढ़ जाती, क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों, यह आपसे कह रहा है कि भाई गर्मी में जो कैलोरी, मान लो 2400 कैलोरी आपको ज़रूरत थी दिन भर में, लेकिन अब पता चला कि 3300 कैलोरी खर्च हो रही है जाड़ों में, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, जाड़ों में तो ना हम चलते हैं ना फिरते हैं, हम ज़्यादा चुप्पे पड़े हैं रज़ाई में दबक के, है कि नहीं, हम इधर उधर कहीं ज़्यादा हरकत भी नहीं करते छात्रों, है कि नहीं, एक्टिविटी कम, शरीर वजन बढ़ने लगता है, सेहत बनने लगती है कि नहीं, खाना पीना सब बढ़िया रहता है, कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा है, ऊर्जा क्यों लग रही है, शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, ठीक, क्योंकि जाड़ा है, अधिक प्रोटीन को तोड़ने में, शरीर में अधिक वसा बनाने में, गिरते बालों की पूर्ति के लिए। तो छात्रों आपको कॉमन सी बात है कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों में शरीर की आवश्यक कैलोरी की, क्योंकि शरीर का तापमान को बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी, क्योंकि भाई आपने शरीर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा, आपको तापमान बढ़ाते हैं तब तो आप बच पाएंगे बाहर, तो शरीर की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा छात्रों राइज हो जाता है, राइज होने से क्या होता है, विद कंपेरिजन आप उससे बच पाते हैं छात्रों। अगर आपका टेम्परेचर गिर जाए 2 डिग्री 1 डिग्री भी, तो जान जा सकती है, हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाएंगे छात्रों, ठीक है। इसलिए क्या है कि उस चर्बी, अपनी फैट को बनाए रखने के लिए, अपने टेम्परेचर को, एनर्जी थोड़ा ज़्यादा जरूरत पड़ती है। गुड क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन अगर हम देखें छात्रों तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, लुइस पास्चर के नाम से, इज ए प्रोसेस इन विच मिल्क इज हीटेड, कह रहा है कि दूध को गर्म किया जाता है पास्चुराइजेशन प्रक्रिया के द्वारा, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन छात्रों ये क्या है, किस तापमान पर दूध को और कितने देर तक उबाला जाए जिससे कि वो पास्चुराइज हो जाए। अच्छा, फायदा क्या है पास्चुराइजेशन का, क्योंकि छात्रों उसमें जो जर्म्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाएं। तो कहता है कि 60 डिग्री पर हम 10 मिनट उबालें,
63 डिग्री पर 20 मिनट, 63 डिग्री पर हम 30 मिनट, 72 डिग्री हो 30 मिनट 10 मिनट। तो छात्रों जो पास्चुराइजेशन की असली जो बात बताई गई है वो 63 लगभग माना गया, 60 कहीं कहीं पर 65 भी लिखा होगा, 60 से 65। तो 63 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम आधा घंटे तक दूध को उबालते हैं हल्का हल्का, तो इससे पोषक पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ पड़ेगा तो किस पर, उसके अंदर हानिकारक जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। ठीक है, आपको पता है इस प्रक्रिया का उपयोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दूध में पाए जाने वाले अधिकांश सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। अब आप सब छात्रों सोचेंगे माइकोबैक्टीरियम तो भाई टीबी का बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है। तो कहता है अगर आप भैंस का दूध कच्चा पिएंगे तो छात्रों तो आपको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा, दूध को पास्चुराइज करके पीजिए ताकि जो है इसका टेम्परेचर और इसके पोषक तत्व बरकरार रहें। कहता है कि मिनट, और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप 72 डिग्री तक इसको ले जाते हैं तो मात्र 15 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। 15 सेकंड दिस प्रोसेस, ठीक है छात्रों, इस प्रोसेस ड्यू टू डिस्ट्रॉय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज कॉज, ठीक है, विच इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए जिम्मेदार होता है। दहन एक प्रक्रिया है, कंबजन, कंबजन छात्रों देखा होगा आपने, ठीक है, यानी किसी का दहन करा देना, ठीक, कंप्लीट कंबजन का मतलब जला देना, ठीक है, किसी को। अब छात्रों जब जलाया जाता है, जैसे आपने कूड़ा कचड़ा लकड़ी देखा होगा, कंप्लीटली जल जाती, क्या बचता है, राख बचता है, कार्बन और कुछ नहीं। जब जलता है छात्रों तो दो चीज निकलना जरूरी उसमें से, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर, H2O, नमी, दो चीज निकलती, बचा कुचा जो होता है वो ऐश होता है या उसमें तत्व पाए जाते हैं। तो लेकिन ये है क्या, ये फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल है छात्रों, बायोलॉजिकल है, फिजिकल एंड केमिकल दोनों है। तो छात्रों फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में यही अंतर है। अगर हम लोग देखें बायोलॉजिकल तो हो नहीं सकता, दहन कराना बिल्कुल ही हटा देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। भौतिक और रासायनिक, कहता है कि जो रासायनिक है, इधर समझ लीजिएगा, हम ये बता देते हैं आपको, एक ये है, ठीक, ये, और एक छात्रों ये है, ठीक, इधर आप देख लीजिएगा ये, यानी कहने का मतलब है एक रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल। दूध फट गया है, खराब हो गया है तो दोबारा दूध नहीं बन सकता, यानी ये वाला, ठीक, इसको बोलते हैं छात्रों रासायनिक। खाना खराब हो गया, रासायनिक है, लकड़ी जल गई, रासायनिक, ठीक है, यानी जो चीज लौट कर वापस ना आए इसको हम लोग बोलते हैं छात्रों केमिकल। और अगर हम कह देते हैं आइस है तो इधर वाटर बन सकता है, और वाटर है छात्रों तो आइस बन सकता है, फिजिकल। यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अच्छा आसान कोई हम समझा नहीं पाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन सी है। कंबजन का मतलब होता है छात्रों दहन करा देना, जो कि CO2 + H2, अगर कंप्लीट कंबजन है, बचा कुचा राख होगी, जो कि आपको पता है, पर इसमें इरिवर्सिबल है, अपनी अवस्था को वो प्राप्त दोबारा नहीं कर सकता। 17वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज लीस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन, किस चीज का ईंधन हम इस्तेमाल करें, चारों में कौन सा ईंधन है जो पर्यावरण में बिल्कुल प्रभाव नहीं डालेगा, या करेगा तो थोड़ा बहुत प्रदूषण फैलाएगा। हाइड्रोजन, कोयला, डीजल और कैरोसिन। तो छात्रों आपको पता है कि अगर हम ग्रीन फ्यूल के बारे में बात करें, इको फ्रेंडली फ्यूल के बारे में बात करें, दक्षता के बारे में बात करें, इसमें लो कार्बन जो इमिशन है तो वो हाइड्रोजन फ्यूल होगा। यहाँ पे गुड क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न बड़ा ही अच्छा है छात्रों, बड़ा दिमागी सवाल है कि वाटर इज नॉट इफेक्टिव इन एक्सटिंग्यूजिंग ए फायर कॉज्ड बाय द पेट्रोल। अच्छा, आपने सोचा भी होगा छात्रों, कभी जल्दबाजी मत करिएगा, इसीलिए आप विज्ञान थोड़ा पढ़ते रहिएगा। कई बार जो है जान भी बचाने में विज्ञान बड़ा मददगार होता है छात्रों, है ना। आसपास संसाधन होते हैं लेकिन आप इस्तेमाल करते हैं तो गलत करते हैं, इसीलिए कहा थोड़ा पढ़ वढ़ लीजिए। जैसे पेंसिल है, सपोज करिए, अक्सर क्या होता है कि पेंसिल के पीछे जो है बच्चे या आप लोग चबा लेते हैं, पेंसिल जो है वो खुल जाती है, उसके ऊपर एक कैप लगी होती है, आपने देखा होगा। पेंसिल से आप कई बार क्या करते हैं कि अपने सॉकेट के अंदर तार वार नहीं बैठ रहा, मोबाइल का, हीटर वीटर का, तो पेंसिल से कोंच के उसको सही करते हैं। तो कई बार होता है कि मारता है बड़ा तेज झटका आपको पेंसिल से, कारण क्या है तो लकड़ी, लेकिन करंट क्यों मारा, क्योंकि अंदर ग्रेफाइट की छड़ है, और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी छात्रों। तो इसीलिए ऊपर कैप लगा होना जरूरी है। तो कई बार चीज़ों का ज्ञान का होना बहुत जरूरी। आग लग गई है पेट्रोल की, लेकिन डाल दिए हैं पानी, तो वहाँ हो गया विस्फोट छात्रों। तो विस्फोट क्यों हो जाता है, बात समझना है कि पेट्रोल टंकी जब आप जाते हैं डलाने तो वहाँ बाल्टी में बालू भरा रहता है, कारण वहाँ पानी नहीं है, बाल्टी जो होती है
वो बालू से भरी है, बालू से लिए छात्रों कि पानी वहां इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर एसिड है, H2SO4 की फैक्ट्री में आग लग गई, बैटरी तेजाब वाली अगर आपने छात्रों पानी डाल दिया तो गलती से क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा आपके घर में। तो इसलिए ध्यान रखिएगा छात्रों कि इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने प्लास्टिक का वायर है, पिघल रहा है इलेक्ट्रिक से, उस पर आपने पानी डाला तो और तेज प्लास्टिक ब्लास्ट करेगी छात्रों। तो समझना है कि वहां पानी डालना है, कि वहां पे हमें फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, बालू डालना है, या कोई और चीज से हमें वहां पे डीऑक्सीजनेटेड करना है। तो पेट्रोल से क्यों करते हैं? पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में पानी कारगर नहीं, इसलिए कि पानी को ठंडा करने के लिए लॉ बहुत कम है। पानी और पेट्रोल रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ संगत हैं, और कहता है पानी और पेट्रोल एक दूसरे के साथ अमिश्रणीय हैं, और पेट्रोल के रूप में ऊपरी परत जलने लगती है। पानी आप डालोगे, पेट्रोल ऊपर आएगा, पेट्रोल ऊपर आएगा और तेज जलेगा। इसलिए छात्रों ध्यान, गलती मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा छात्रों। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला जो आपके सामने प्रश्न है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा क्यों दिया जाता है भाई, है ना? यहाँ पे ये सस्ता है, डीजल इंजन को कम नुकसान प्रदान करता है, इसमें अधिक क्षमता है और ईंधन बचाता है, कच्चे माल से बड़े पैमाने पर ये उत्पादन होता है। तो छात्रों आपको पता होगा जो एफिशिएंसी होती है लोड को उठाने की, यानी पावरफुल जो इंजन होते हैं व्हीकल के छात्रों, वो डीजल आधारित होते हैं। डीजल के अंदर क्या होता है छात्रों कि अधिक क्षमता होती है पेट्रोल की अपेक्षा, यानी कैपेबिलिटी होती है दहन कराने पर, वो ताकत, वो क्षमता के आधार पर लोड को आगे सहन कर सकते हैं, यानी अधिक दक्ष होते हैं। इफिशिएंसी भले हो सकता है आपको ना मिले, जितना फाइन पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं और जितना कम मेंटेनेंस होता है डीजल की नहीं चलती, लेकिन कार जितने भी आज आप डीजल इंजन देख रहे होंगे, हिली एरियाज पर आपको इलेक्ट्रिक इंजन नहीं मिलेंगे। आज भी हिली एरिया पर जो है डीजल इंजन चल रहे हैं। कारण है छात्रों, या तो भाप इंजन चलते हैं, कारण उसके पीछे है कि इलेक्ट्रिक इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा जितना कि डीजल इंजन होगा। इसलिए जो कार वगैरह होती हैं छात्रों, डीजल इंजन जो होती हैं, वो सस्ता जरूर पड़ता है फ्यूल, लेकिन इफिशियंसी अगर देखें, दक्षता इसकी ज़्यादा होती है और ईंधन में बचत भी है छात्रों। बचत क्या है इसमें, एवरेज ज़्यादा रहता है। आगे देखें छात्रों कि पेट्रोल की गुणवत्ता के रूप में व्यक्त किया जाता है। गुड क्वेश्चन है कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल की क्वालिटी है छात्रों, उसको हम लोग कैसे बताते हैं? हर चीज़ की एक अपनी क्वालिटी को नापने के छात्रों एक यूनिट होती है, C10, ऑक्टेन, गोल्ड नंबर, नन ऑफ दीज छात्रों। तो आपने पढ़ा होगा छात्रों ऑक्टेन नंबर, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑक्टेन नंबर देखा जाता है, से ये पता चल जाता है कि कौन सा फ्यूल कितना अच्छा है छात्रों, है ना? तो यहाँ ध्यान देने योग्य है, जब वह आपको बता दें कि ऑक्टेन नंबर की अगर आप लोग जब बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टेन C10, जब C10 की बात करते हैं तो ये डीजल और पेट्रोल के अंदर छात्रों, ठीक है, खासतौर से यहाँ पे याद रखिएगा, ये डीजल के लिए किया जाता है, और ये छात्रों जो ऑक्टेन है वो पेट्रोल के लिए किया जाता है, ठीक है, पेट्रोल के लिए। तो ऑक्टेन और C10 दोनों एग्जाम में पूछेगा, दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन भी है। तो ऑक्टेन नंबर देखा जाता है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है पूरा, ठीक है, और ये एक तरह का आपको पता है जीवाश्म ईंधन होता है, फॉसिल फ्यूल्स होता है, जिसको हम पारंपरिक ईंधन भी कह सकते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के द्वारा अंदर से खुदाई करके इसको निकाला जाता है। क्वेश्चन, पेट्रोल की गुणवत्ता इसके ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। ईंधन के प्रज्वल गुणवत्ता का माप है, ये संख्या जितनी अधिक होगी ईंधन के फटने यानी दहन कक्ष में जमा समय से पहले जलने के कारण होने वाला विस्फोट की संभावना उतनी ही कम होती है। यानी ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा विस्फोट होने के चांसेस कम होंगे छात्रों। अगर C10 की बात करें तो डीजल के लिए याद रखिएगा, डीजल फ्यूल के चेक करते हैं। 21वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन LPG का मुख्य घटक है, यानी कि LPG घरों के अंदर प्रयोग होने वाली सबसे ज्यादा जो गैस है छात्रों, उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित इलेक्ट्रिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जिसके अंदर छात्रों कुछ चीजें हैं जो मिली होती हैं, लेकिन कुछ ज्यादा और कुछ कम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके सामने ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। छात्रों यहाँ पे ब्यूटेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी जो होती है, क्योंकि छात्र ने ब्यूटेन भी पढ़ा, प्रोपेन भी पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पढ़ा, हाइड्रोजन भी पढ़ा, वाटर भी पढ़ा, क्योंकि जो आपके घर में गैस आती है वो कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। तो उसके अंदर छात्रों जो मुख्य होता है वो ऑप्शन डी यानी ब्यूटेन होता है, फिर प्रोपेन होता है। यानी प्रोपेन की मात्रा कम होती है हाइड्रोजन और ब्यूटेन की मात्रा ज़्यादा होती है, और सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सम अमाउंट ऑफ वाटर यानी नमी मॉइस्चर, और सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये सभी चीज़ें मिलकर क्वेश्चन नंबर 21 का अगर देखें तो ऑप्शन डी क्या होगा छात्रों, यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न कहता है कि दूध को जोर से मथने पर क्रीम किस बल के कारण दूध से अलग हो जाती है। आपने छात्रों मथनी देखा होगा, मथानी या मथनी, जिसको हम लोग क्रीम सेपरेटर बोलते हैं, और किसी लोगों की रोजी रोटी भी है। तो छात्रों कुछ प्रकार के एक बल होते हैं,
आपने पढ़ा होगा कुछ बाहर से अंदर की ओर लगते हैं, कुछ अंदर से बाहर की ओर लगते हैं। तो छात्रों एक पढ़ा होगा बल अभिकेंद्री बल, जो कि बाहर से अंदर लगता है, अंदर से जो बाहर लगता है उसे हम कहते हैं अपकेंद्री बल या केंद्र अभिसारक बल। तो छात्रों इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक ही नहीं, कई सारी चीज़ों में दैनिक विज्ञान में अगर देखें तो इसका काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग है छात्रों। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब केंद्रीय बल जो कि अंदर से बाहर की ओर लगता है, यानी केंद्र से सेंट्रल टू सरकमफ्रेंस लगता है। क्रीम जो होती है वो आपको पता है दूध को अलग कर देती है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है छात्रों, पदार्थ तरंगे हैं। इसको तो आप याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। वेव मैटर यानी मैटर वेव्स जो होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैटर वेव यानी पदार्थ के अंदर उठने वाली जो तरंगे हैं, डी ब्रोगली वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय हैं, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। यानी ये ऐसे चलती हैं या ये ऐसे चलती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव है छात्रों, विद्युत चुंबकीय जैसे प्रकाश है, या डी ब्रोगली है छात्रों। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली साहब एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, ये कोई कला का नाम नहीं है, एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने तरंगों के बारे में अध्ययन किया। यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में पदार्थ तरंगे या डी ब्रोगली तरंगे पदार्थ के तरंग कण द्वैत को दर्शाती हैं, ड्यूअल नेचर को समझाती हैं। डी ब्रोगली संबंध दर्शाती है कि तरंग दैर्घ्य कण के संवेग के व्युत का अनुपाती होता है। संवेग का मतलब मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तरंग दैर्घ्य कण की, और उसे डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी कहा जाता है छात्रों। मैकेनिक्स है, जो बीटेक वगैरह आप में से किए होंगे वो समझ गए होंगे, जो कि अच्छे से इंजीनियरिंग के छात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला सवाल आपके सामने है 24वां, न्यूरॉन क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है छात्रों। न्यूरॉन कह रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं कह रहा, न्यूट्रॉन न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ न्यूक्लियन, एक ही जैसे नाम है। न्यूरॉन क्या है, पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, बेसिक यूनिट ऑफ एनर्जी, द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूरॉन, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, कितने ऐसे लर्नर हो के इस तरह के क्वेश्चन को देखते तुरंत लगा देंगे। न्यूट्रॉन, ठीक है छात्रों, न्यूक्लियन, यहाँ पे है छात्रों न्यूरॉन। न्यूरोलॉजी पढ़ा चुके हैं आपको कि न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये कार्यात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई होती है हमारे तंत्रिका तंत्र के। असंख्य न्यूरॉन सेल्स हमारे जो है बॉडी के अंदर पाई जाती है, जिनका काम है आवेग को यानी कि इम्पल्सेस को पूरे बॉडी के अंदर संचारित करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना छात्रों। अगला क्वेश्चन है, कंपन स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताएं। हमने आपसे बताया था हर एक चीज को नापने के लिए वैज्ञानिकों ने सरल भाषा में सरल रूप से उपकरण बनाए। हमारी आवाज़ को नापना है, टेम्परेचर को नापना है, कमरे में नमी को नापना है छात्रों, टेम्परेचर को नापना है छात्रों, हीट को नापना है, स्पीड को नापना है, कोई भी चीज़ को, विद्युत धारा को नापना छात्रों, तो हर तरह से क्या बनाया, मीटर बनाया। बैरोमीटर आप छात्रों पता है क्या नापता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है। हाइड्रोमीटर जल की घनत्व को नापता है। हाइग्रोमीटर जल की नमी को नापता है। सोनोमीटर जो होता है यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, डोरी जो कंपन करती है छात्रों, उसको नापने के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं छात्रों, उसको बोलते हैं सोनोमीटर। ठीक है, ये सोनोमीटर याद रखिएगा छात्रों यहाँ पे। कार्ल, ठीक है, यूजुअली कार्ल द मेर्सेनीज लॉ आफ्टर द मेराइन मर्सेनी हु इन्वेस्टेड एंड द कोडिफाइड देम, जिन्होंने सबसे पहले नाम से कराया उन्हीं के नाम से छात्रों ये बढ़ गया। 26वां प्रश्न कहता है, इंडिकेट द करेक्टली रीअरेंज ठीक अरेंजमेंट इन द ऑर्डर दे आर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। यहाँ पे कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे कम वेवलेंथ, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, आप यहाँ पे सीक्वेंस को सही करिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनको आपको लगाना है। तो कह रहा है माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, गलत है। तो छात्रों सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है जैसे देखा जाए तो वो गामा रेज की होती है। गामा के बाद आता है एक्सरे, जो लाइट वाले चैप्टर में हम करा चुके हैं, आप यकीन ना हो तो क्लास करिए। गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद छात्रों आता है, फिर आपको पता है यहाँ पे, फिर आएगा यूवी रेज, फिर आता है छात्रों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद छात्रों आता है विजुअल, और विजुअल के बाद छात्रों फिर आएगा कोई भी, ठीक है, लाइट, माइक्रोवेव्स और दुनिया का। तो यहाँ पे देखिए एक्सरे, इंफ्रारेड, विजुअल और माइक्रोवेव। ठीक है, जो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो दिख रहा है वो ऑप्शन बी दिख रहा है, क्योंकि गामा नहीं है, कोई बात नहीं। गामा के बाद यहाँ पे, ठीक है, गामा के बाद एक्सरे है, एक्सरे के बाद इंफ्रारेड है, फिर इंफ्रारेड के बाद यूवी गायब है, कोई बात नहीं, यूवी के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के अवरक्त, अवरक्त के बाद विजिबल दृश्य, और दृश्य के बाद माइक्रोवेव छात्रों जो कि इस्तेमाल होती है। ठीक है, फिर रेडियो वेव्स। ठीक, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर छात्रों। ठीक है, गामा किरण देखिए, गामा के बाद फिर यहाँ पे देखिए एक्सरे, एक्सरे के बाद छात्रों आ गया यूवी रेज, यूवी के बाद आ गया छात्रों, ठीक है, यहाँ पे फिर कलर वाले, फिर यानी अवरक्त किरणें, अवरक्त के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद फिर रेडियो वेव्स है, छोटी और बड़ी इसके अंदर। नेक्स्ट वन,
निम्नलिखित में से कौन फोटॉन की कण प्रकृति का समर्थन करता है छात्रों? यानी कहा जा रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स, यानी इनमें से कौन सा फेनोमेना है भौतिक विज्ञान का जो ये बताता है कि जो फोटॉन्स हैं वो कण हैं, पार्टिकल है। और फोटॉन क्या है छात्रों? जो प्रकाश हमारा है सूर्य से आता है वो छोटे छोटे कण या पार्टिकल से मिलकर बना है। जो प्रकाश की इकाई होती है उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। डिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ध्वनि वाले में मिलेगा आपको, इंटरफेरेंस पोलराइजेशन आपको ध्वनि और प्रकाश दोनों चैप्टर में मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव है छात्रों, जो कि आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे इस बात की पुष्टि करता है जो लाइट आती है सूर्य से, प्रकाश ऊर्जा को हम लोग जो है पता है विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं इसी फोटॉन्स के कारण छात्रों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण। नेक्स्ट वन, अगला सवाल है अल्फा कण किसके परमाणु का केंद्रक है? यानी जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, यह आपको हमने रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में बताया था कि अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ, यानी किसका जो नाभिक है वो अल्फा पार्टिकल के समतुल्य होता है। तो एक अल्फा पार्टिकल का जो वैल्यू होती है वो 2He4 के बराबर होती है। तो इसको बोलते हैं छात्रों हीलियम, यानी हीलियम जो होता है उसकी मात्रा है 2He4 और ये बराबर होता है किसके? अल्फा नाभिक के बराबर। अल्फा बीटा गामा जो है छात्रों ये क्या है? ये सभी किरणें हैं, अल्फा बीटा गामा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी होगा अल्फा पार्टिकल हीलियम के बराबर। 29वां सवाल बड़ा अच्छा है, द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे? GM काउंटर, साइक्लोट्रॉन, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए GM काउंटर को भी छात्रों आपने पढ़ा होगा, गीगर मुलर काउंटर, जो कि किसको नापता है? रेडिएशन को, खासतौर से किसकी? न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है, नाभिकीय विकिरण को नापता है। ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है छात्रों। सबसे अच्छा सवाल था ये। अगर 30वां प्रश्न है, लास्ट दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं, पिंड को संतुलन में बनाए रखने के लिए बलों को होना चाहिए। यानी कि अगर कोई एक पिंड है, मान लो इतना बड़ा डिब्बा रखा है और वो संतुलित हो रहना चाहिए, ना इधर जाए ना उधर जाए, तो दो उस पर बल काम करें तो किधर काम करें? तो उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं, बलों की दिशा क्या हो और उनका परिणाम क्या हो। एक बल परिणाम में बराबर हो, यानी पावर में 5-5 न्यूटन के हैं और दिशा में विपरीत हो। दिशा में विपरीत का मतलब होता है एक इधर एक इधर, कह रहा दिशा में बराबर हो परिणाम में विपरीत हो तो ये गलत हो जाएगा। 5 न्यूटन एक 9 न्यूटन कहाँ संतुलित करेंगे? उसी दिशा में हो, गलत। ठीक है छात्रों, इसका सही आंसर होगा इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, 5 न्यूटन का ये है और 5 न्यूटन का छात्रों ये है। ठीक है, अब ये कोई अवस्था है, ये वस्तु है, ये रखी रह जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा है, परिणाम बराबर है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए छात्रों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो छात्रों ये था हमारा 14वां सीरीज था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। थोड़ा सा तेज हम जरूर कराए थे ताकि ये प्रैक्टिस सेट है छात्रों। ठीक है, बाकी जो हमारे जितने भी चैप्टर करा उनको अच्छी भली बातें आप कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी लोग इतनी देर रुके रहें हमारी पूरी क्लास करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।